नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एमके के पाठशाला में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज ये तीसरी क्लासेस है। इससे पहले मैंने आपको बता चुका था कि एक्सरसाइज 1.1 का जो 1 नंबर के सभी सवाल था वो करवा दिया जा चुका था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्सरसाइज 1.1 का 2 नंबर से बाकी के सवाल। तो चलिए फिर देखते हैं और लेट ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो क्वेश्चन था कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर बोला गया कोई भी धनात्मक संख्या का जो रूप होगा वह किस रूप का होगा। वह या तो 6q+1 के रूप में लिख सकते हैं, या तो उसको 6q+3 के रूप में, या तो 6q+5 के रूप का होता है। ये बात हमको प्रूव करनी है। तो चलिए आइए देखते हैं इसे किस प्रकार से बनाया जाएगा। वन पॉइंट वन का 2 नंबर में था, तो मान लेते हैं इसमें माना एक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ए है। ए को एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया गया। अब एक विभाजन एल्गोरिदम से एक सूत्र आपने सीखा होगा जो होता है a बराबर BQ+R, यानी विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र क्या था, a बराबर BQ+R। तो यहाँ पे हम उसी को लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इनसे क्या बनेगा, इनका जो सूत्र होता है a बराबर BQ+R, जहाँ पर R का शर्त क्या बताया गया था, जहाँ R का मान क्या होता है, R का मान मिनिमम इनका मान 0 हो सकता है या फिर 0 से अधिक हो सकती है, और अधिक भी वहाँ तक होगी वो हमेशा b से छोटा होता है। यानी कि इनका वैल्यू हम लिख सकते हैं 0 से बड़ा या बराबर R का वैल्यू हो गया, और b से छोटा होगा R का मान। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, b बराबर 6 मानने पर b बराबर अगर हम 6 मान लें तो r का मान क्या होगा, इसीलिए r का जो वैल्यू होगा क्या प्राप्त होगा। तो r का मान जैसे आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि r का मान जो है 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, और b से ही हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो r का मान यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 तक ही r का मान होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो a का मान था BQ+R, उसके स्थान पर अगर हम b बराबर 6 और r का वैल्यू एक एक करके अगर पुट करते चले जाएं तो विभिन्न प्रकार का मुझे a का मान प्राप्त होगा। देखो, अगर इसमें a बराबर कहा जाए तो b का मान चूँकि हम 6 मान चुके थे, तो b के स्थान पर क्या हो गया, 6 हो गया। q कोई एक पूर्णांक है, और r के बराबर अगर r का वैल्यू हम 0 ले लें तो r के जगह पे क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर हम क्या किए, r बराबर 0 मान ले करके बनाए हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से फिर से a का मान अगर निकालना चाहे तो 6q प्लस, अगर r का मान 1 ले लिया जाए इस बार, तो r की जगह पे 1 आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, r बराबर 1 लिया गया है। उसी प्रकार से a का फिर दूसरा मान क्या निकल सकता है, हम सिर्फ इसमें क्या कर रहे हैं, r का अलग अलग मान से इनका वैल्यू निकाल रहे हैं। अब r का मान 1 की जगह पे क्या होगा, 2। r का मान 2, फिर a बराबर 6q+4, यहाँ पर r का मान 4, = 6q+5, यहाँ पे r का मान क्या हो गया, 5, है ना। इसको पैक कर देते हैं।
यानी यहाँ पर जो है आर का विभिन्न मान के माध्यम से ए का ए सारा मान निकल चुका। लेकिन क्वेश्चंस को देखा जाए तो इसमें सिर्फ बात किस विषय में किया गया है, इन्होंने बोला है कि विषम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विषम धनात्मक पूर्णांक। विषम धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है ऐसा संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो। यहाँ पर देखा जाए तो 6q प्लस 0 इजकल तो हम क्या कर निकाल सकते हैं, जब किसी भी संख्या में 0 को अगर ऐड करेंगे तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब 6q का 6q ही रह गया, इस जगह पे r का मान 0। ठीक है, तो ये बताओ 6q जो है ये कैसा संख्या है? तो मुझे पता है या आप सभी को मालूम है कि 6 जो है एक सम संख्या है, और जब भी सम संख्या को किसी भी चीज़ से गुना किया जाए वो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होता है। क्योंकि 6 कोई ना कोई यहाँ पर पूर्णांक है, तो सम संख्या को चाहे किसी से भी गुना कर दिया जाए उससे जो प्राप्त होगा वह हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा। इसका मतलब 6q क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर सम संख्या में कोई सम संख्या ऐड किया जाए तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होता है, लेकिन जब एक सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अगर बोला जाए कि तुम एक सम संख्या ही बताओ कौन कौन सा इसमें होगा, तो सीधा सी बात है कि ऐसा संख्या हम पकड़ेंगे जिसमें सिर्फ सम संख्या का ही जोड़ किया गया हो, क्योंकि इसमें ऐसा संख्या पकड़ेंगे जिसमें केवल विषम संख्या को ही जोड़ा गया हो, क्योंकि विषम संख्या जोड़ने पर ही मुझे क्या होगा? विषम संख्या प्राप्त होगा, क्योंकि 6q यहाँ पर पहले से ही क्या था? सम संख्या के रूप में है। तो चूँकि विषम धनात्मक पूर्णांक विषम धनात्मक पूर्णांक लेने पर, तो विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सा हो सकता है? तो देखो ये इतना भी संख्या यहाँ पर निकाला गया है, इन्हीं में से आप विषम संख्या को निकालिए। कौन कौन सा विषम संख्या हो सकता है? जैसे मैंने बताया कि सम संख्या में जब विषम संख्या को जोड़ेंगे तभी विषम संख्या निकलेगा। जैसे मान लो कि अगर 6 एक सम संख्या है, इसमें अगर विषम जोड़ेंगे तब तो 7 पूरेगा जो विषम संख्या है। 6 में अगर 3 जोड़ेंगे जो कि विषम है तब तो 9 निकलेगा जो विषम संख्या है। 6 में अगर 5 जोड़ो तब तो 11 निकलेगा जो विषम संख्या है। यानी कि सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तभी जाकर के विषम संख्या प्राप्त होगा। तो इसी बेस पर यहाँ हम निकाल सकते हैं कि अगर 6q मेरा सम संख्या हुआ, इसका मतलब विषम जोड़ने वाला संख्या ही क्या हुआ? ये सारा विषम संख्या कहलाएगा। तो ले लो, इसमें a बराबर 6q तो नहीं होगा, 6q प्लस 1 क्या एक विषम संख्या है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 नहीं। तो विषम संख्या जब हम यहाँ से चुने तो विषम से ऐड वाला ही विषम संख्या प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यहाँ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो विषम धनात्मक पूर्णांक है वो हमेशा क्या होगा? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 का रूप का होता है। मुझे उम्मीद है एक सवाल आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। फिर देखते हैं इसके बाद अगला सवाल क्या है। इसे जल्द से आप क्या करो, नोट कर लो, ताकि हम जल्द से जल्द आपको अगला सवाल बता पाएँ। अगला सवाल 3 नंबर पे देखते हैं। तो 3 नंबर सवाल बनाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, क्योंकि इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इनका समझ लें एचसीएफ और एलसीएम को, उसके बाद फिर सवाल पे आते हैं। तो एचसीएफ और एक होता है एलसीएम। पहले का मीनिंग समझो, एचसीएफ होता क्या है। तो एचसीएफ जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को, दी गई संख्या जो दी गई संख्या को पूरी विभाजित कर दे। ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है?
वह छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी विभाजित हो जाए। अब इन दोनों में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एचसीएफ बड़ी से बड़ी होती है और एलसीएम छोटी से छोटी होती है। अब थोड़ा सा इन दोनों के बीच का अंतर समझो। सबसे पहले एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं। एक संख्या हमने लिखा 14, एक संख्या लिखा मैंने 18 और दूसरा संख्या लिखा 36, ठीक है। अब बोला जाए इन दोनों का एचसीएफ क्या निकलेगा? एचसीएफ मतलब इनका मौसा, एचसीएफ, ठीक है। अब इनका मौसा निकालने के लिए क्या बताया गया? तो यहाँ पे इनका परिभाषा पे आते हैं। बोला गया वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी विभाजित करे। यानी यहाँ पर जो संख्या 18 और 36 दिया हुआ है, ऐसा संख्या बताओ बड़ी से बड़ी होनी चाहिए जो 18 को और 36 को दोनों को विभाजित कर दे। तो क्या हो सकता है? तो सबसे पहले पता करो आखिर ऐसा संख्या है कौन सा जो दोनों को विभाजित करे। तो यहाँ पर एक निकल सकता है, क्योंकि एक जो एक ऐसा संख्या है जो जिससे सब संख्या विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट होगा 2 से भी 18 36 विभाजित होगा। 3 से भी दोनों विभाजित होने वाला है। 6 से भी विभाजित होगा। 9 से भी दोनों विभाजित हो जाएगा, है ना। इसके बाद शायद और नहीं होगा। तो यहाँ पर बोला जाएगा इनका एचसीएफ क्या होगा? तो इनका एचसीएफ बड़ी से बड़ी रहने के कारण जो है इनका एचसीएफ 9 होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या निकला? ऐसा संख्या जिससे दी गई संख्या विभाजित होनी चाहिए और उनमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। अब अगर हम लघुत्तम की बात करें तो इन्हीं का हम लघुत्तम ले लेते हैं 18 और 36 का। इनके एलसीएम क्या निकलेगा? ठीक है। तो बोला गया था वह वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी विभाजित हो। यानी जो संख्या दिया गया है इसी से वो भाग लगना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है? तो पहला संख्या 36 हो सकता है। 36 से छोटा कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जो 18 से भी विभाजित हो और जो 36 से भी विभाजित हो जाए। 36 के बाद 72 ले सकते हैं, 36 या 108 ले सकते हैं। इसी प्रकार से और इनका अनलिमिटेड आगे चलते रहेगा 36 का गुणज। तो 36 यानी 18 और 36 से 36 विभाजित हो जाएगा पूरी तरह से। 72 भी 18 और 36 से पूरी तरह विभाजित है और 108 भी 18 36 से पूरी तरह विभाजित होगा। और आगे आने वाले और सभी संख्याएं जो 36 का गुणज होगा वह भी 18 और 36 से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो आखिर इनमें से एलसीएम कौन होगा? तो इनमें से क्या लिखा गया था? इसमें छोटी से छोटी संख्या, तो जो सबसे न्यूनतम होगा वही होता है एलसीएम का मान। यानी इनका जो एलसीएम होगा 36 निकलेगा। तो दोनों में कंबाइन थोड़ा सा अंतर का कंपेयर करो। अंतर जो ये निकला कि एचसीएफ होता है जिससे हम किसी को विभाजित करेंगे, ठीक है, और एलसीएम होता है जिसमें हम विभाजित लगाएंगे क्वेश्चन से। यानी जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ था उन क्वेश्चन से जो संख्या पूरी तरह से कट जाए वह संख्या लघुत्तम होता है। और एचसीएफ का मतलब होता है क्वेश्चन को जो संख्या विभाजित कर दे वह संख्या ही क्या होगा? एचसीएफ होगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एचसीएफ और लघुत्तम में जो कन्फ्यूज़न आपको रहता है ये आज के बाद से वो सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा। तो फिर चलते हैं, अब देखते हैं 3 नंबर में किस प्रकार का सवाल है, इसको थोड़ा देखा जाए। इसमें लिखा हुआ किसी पीरियड में 616
सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी या अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखना, तो यहाँ पर दो प्रकार का सैनिक है। एक सैनिक के पास कुल 616 सदस्य हैं और दूसरे प्रकार के सैनिकों के पास कुल 32 सैनिक हैं। दोनों ही सैनिक क्या करते हैं, एक स्तंभ बनाएंगे। स्तंभ का मतलब होता है वे अपने एक कतार बनाएंगे। उस कतार में दोनों ही टुकड़ी का सैनिक क्या होंगे, खड़े रहेंगे और फिर एक साथ वे दोनों मार्च करेंगे यानी कि चलेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन सैनिकों को नामांकन कर देते। मान लिया सैनिक ए, सैनिक ए का सदस्य कितना है, 616 हो गया। सैनिक बी, सैनिक बी का सदस्य क्या दे लेते हैं हम, 32 लिखा हुआ शायद, इनका 32 है। अब इनका बोला गया स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए जिसमें ये दोनों सैनिक मार्च कर सकते हैं। मार्च करने का मतलब हुआ, स्तंभ का मतलब हुआ वो अपने आप को क्या करेगा, किसी कतार में पंक्तिबद्ध करेगा, है ना। इस प्रकार से किसी कतार में रखेंगे। ये जो कतार बनेगा, इस कतार में बोला कि अधिकतम कितने लाइनें हो सकती हैं, अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो सकती है जिस स्तंभ में 32 वाले सैनिक भी अपने सैनिक को पूरी तरह से एडजस्ट कर सके। यही संख्या का जो स्तंभ होगा, इसी संख्या में 616 सैनिक भी अपने आप को एडजस्ट कर सके। इनका कोई भी सैनिक शेष नहीं बचना चाहिए, है ना। तो अब पता करो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालें या फिर एचसीएफ निकालें, है ना। एचसीएफ का मतलब होता है एक ऐसा संख्या जिस संख्या में 32 से पूरा भाग लग जाए। इसका मतलब वो जो संख्या होगा 32 से कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, 32 से छोटा तो हो नहीं सकता। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर 616 है। एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसा संख्या होना चाहिए जिसमें 32 से भी भाग लग जाए और 616 से भी भाग लग जाए। इनके पास तो सैनिक 32 ही है, तो 32 से अधिक सैनिक कैसे हो सकता है, ये तो कभी संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल वाली बात है। तो अदर ऑप्शन मेरे पास क्या रहता है, एक ऐसा सैनिक खोजो, एक ऐसा पंक्ति में सैनिक होनी चाहिए जिससे हम 32 मेरे पास सैनिक है, इनसे पूरी तरह से कतार को या स्तंभ को भर सकते हैं। मेरे पास या तो कतार भी अधूरा नहीं रहना चाहिए और कोई सैनिक एक्स्ट्रा बचना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब कोई भी शेषफल नहीं बचनी चाहिए। शेषफल नहीं बचे इसका मतलब क्या हुआ, वह पूरी विभाजित हो जाए। तो 32 भी पूरी विभाजित होनी चाहिए और साथ ही साथ 616 भी पूरी विभाजित होनी चाहिए। तो यह संख्या खोजने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए हमको एचसीएफ निकालनी होगी। यानी कि पता चल गया कि स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 616 और 32 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। उनका जो मान होगा उसी संख्या के बराबर हम स्तंभ रखेंगे, ताकि यह स्तंभ की जो संख्या है 32 वाले को और 616 वाले को दोनों को पूरी से क्या करेगा, विभाजित कर देगा। यानी मेरे पास कोई भी सैनिक एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, पूरी तरह से स्तंभ में अपने आप को फिट करके फिर मार्च करना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब हुआ स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए हमें 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है। चलो यहाँ लिखा जाए स्तंभों की अधिकतम संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या का मतलब हो गया किनका 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है ना। 616 और 32 का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इनका एचसीएफ निकाल देते हैं, 616 और कौन है 32 का। इनका एचसीएफ कितने बार में खाएगा, 32 तो एक बार में आने वाला है, 9 29, अब बचेगा इसमें 296 है ना। 296 कितने बार में खाएगा, ए शायद 8 18 27 9 बार में, 9 18
और 27 से 28 288, 9 बार में कितना आ गया 288। जब माइनस करेंगे तो निकलेगा 8 और एक क्रॉस हो गया। शेष को घेरेंगे और क्या बताया तो यहाँ पर कौन सा संख्या आता है, जो पहले से जो मेरा विभाजक है भाजक है वह संख्या क्या होगा, यहाँ पर नया भाज्य बनता है, यानी 32 आ गया। यहाँ वाला 32 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। 800 के 32 है, 4 बार में क्या 32 कट गया। इनका एस शेप क्या निकल गया, इनका एस शेप का जो मान है इस पोजीशन का आंसर होता है, यानी कि 8 निकल गया। इसका मतलब हो गया वो जो स्तंभों की टोटल संख्या है कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। अतः स्तंभों की कुल संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। यानी 8 सैनिकों का उसे स्तंभ लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा 32 सैनिक वाले पूरी तरह से उसमें फिट हो जाएंगे और इनके साथ साथ 616 सैनिक वाले जो सदस्य थे वो भी अपने आप को इस स्तंभ में एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बेहतर समझ में आए होंगे। तो आज का क्लास मैं इसी जगह रोकता हूं, फिर अगला सवाल आपको अगले क्लास में मिलेगा। तब के लिए इसे आप लिख लें। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।